इस बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं, मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम शफकत को सेशन कोर्ट पेशी के बाद एटीसी पेश कर दिया गया। मुलजिम पर दहशतगर्दी की दफात भी लगा दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम शफकत को सेशन कोर्ट पेशी के बाद एटीसी में पेश कर दिया गया है। मुलजिम पर दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई हैं। आपको बताते चले कि इकबाल जिसकी निशानदही शफकत ने की थी वो भी पुलिस की गिरफ्त में है और जो मरकजी मुलजिम है आबिद, उसके लिए ताहाल छापामार कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। मोटरवे ज्यादती केस के मुलजिम शफकत को सेशन कोर्ट पेशी के बाद एटीसी में भी पेश कर दिया गया। सानिया मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम आबिद के तीसरे साथी इकबाल और बाला मिस्त्री को पुलिस ने चीचा वतनी से लाहौर मुंतकिल कर दिया। मुलजिम इकबाल 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिम्स इस्तेमाल कर रहा था। सानिया मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम आबिद के तीसरे साथी इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को पुलिस ने चीचा वतनी से लाहौर मुंतकिल कर दिया है। मुलजिम इकबाल 10 मुख्तलिफ मोबाइल सिम इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस ने गिरफ्तार किया और मुंतकिल कर दिया गया है। सानिया मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम आबिद के तीसरे साथी इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री को पुलिस ने चीचा वतनी से लाहौर मुंतकिल कर दिया। ख़वातीन और बच्चों से ज़्यादती के मुजरिमों के लिए हुकूमत और वज़ीर आज़म एक नई सज़ा तजवीज़ कर रहे हैं। क्यों एक नई सज़ा का इंदिया दिया जा रहा है? दीन इस्लाम में जना बिल जबर से मुतालिक सज़ाएँ मुतय्यन हैं, तो फिर नई सज़ा का इंदिया क्यों दिया जा रहा है? इसी मामले पर डॉक्टर किबला अयाज चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल से हमारी बात हुई। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जो सज़ाएँ हमारे यहाँ मौजूद हैं शरीयत में, तो यकीनन उसी के अंदर हमें काम करना चाहिए और सजा होनी चाहिए। असल मकसद जो है वो सजा है, ये नहीं है कि टार्चर किया जाए किसी मुजरिम को। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे पास हर्फ में, शरीयत में और ताबुल में जो सजाएं मौजूद हैं, उसी से हम मुआशरे की इस्लाह की कोशिश जारी रखें। डॉक्टर किबला अयाज की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी सजा के हवाले से कारी हनीफ जलंधरी क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। गुजारिश तो ये है कि जो मोटरवे का सानिया है, इसके लिए जो अल्फाज भी कहे जाएं वो अल्फाज कम हैं। ये अंदोहनाक, अलमनाक, शर्मनाक है और ये हमारे मौजूदा मुआशरे की एक तरह की उसकी तस्वीर है जो हम इस्लामी तालीमात से रूगर्दानी के नतीजे में जहां हम पहुंच गए हैं। इसलिए ये इंतहाई संगीन वाक़या है और इस वाक़े के मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। जहां तक हुकूमत के पेश नज़र कोई नया कानून लाने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं। इस्लाम का जो हुदूद और ताज़ीरात का कानून है वो बहुत काफ़ी है। उसके ऊपर अगर अमल दरामद होता है और जिना बिल जबर की जो सजा इस्लाम ने मुतय्यन की है वो अगर दी जाए, तो शायद ये आखिरी वाक़या हो जाएगा और उसके बाद किसी को जुर्रत नहीं होगी। इसलिए असल चीज़ तो हमें इस पर आना है कि पाकिस्तान के जो आइन का तकाजा है उस पर अमल हो। तो बजाय इसके कि नई नई बातें करके तवज्जो को तकसीम किया जाए, मैं समझता हूँ ये सारी कोशिशें और ये बातें कि नया कानून आए, ये दरअसल इस वाक़े की संगीनी को ख़त्म करने की एक नाकाम कोशिश है। जो कानून पहले मौजूद है उसी पर अमल दरामद हो जाए और इन मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा मिल जाए, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह फिर दोबारा ऐसा सानिया पाकिस्तान में नहीं होगा। कारी हनीफ जलंधरी ने कहा कि पहले से कानून मौजूद हैं, नया कानून लाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से मौजूद कवानीन पर अमल किया जाए। अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। बुनियादी तौर के ऊपर कई मामला ऐसे होते हैं जो तय कर लिए गए होते हैं और उन मामला के अंदर किसी नई इनोवेशन की या किसी नई इख्तराह की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि उससे वो मामला जो होता है उसमें कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, मुआशरे में डिस्प्यूट्स पैदा होते हैं, आरा के दरमियान तनव्वुर सामने आता है और असल मसला जो होता है वो दब जाता है। इस वक्त अहमियत इस बात की थी कि जना बिल जबर का इर्तिकाब करने वाले मुजरिमों को करारे वाक़ई सजा थी, जो कि फसाद फिल अर्द के बाब में सजाए मौत है। तो उन्हें सलीब पे चढ़ा दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, उनके हाथ या पाँव काट दिए जाए, जला वतन कर दिया जाए। जब इतनी सारी ऑप्शन मौजूद हैं
تو ان آپشنز کو نظر انداز ہے اکثر ایک ایسی سزا کو تجویز کر دینا جس کا کوئی اسلام کے ساتھ تعلق نہ ہو یا کتاب و سنت کا تعلق نہ ہو. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہ بات نظر آتی ہے کہ شاید ہم کچھ اسٹیک ہولڈرز کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی سزاؤں کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں اور ہم ایسی سزائیں جو ہے نافذ کرنا چاہتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ جو ہے نا جن کی روح سے اسلام کے اندر موجود نہیں ہے. تو یہ بات بڑی قابل افسوس ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں ریاست مدینہ جس کا نعرہ لگایا جاتا ہے اس ریاست مدینہ کے اندر انہی سزاؤں کو جو ہے لاگو کرنا چاہیے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہوں. یا تو آپ پوری دنیا میں یہ بات کے اوپر غور کر لیں کہ جرم و سزا کا نظام موجود نہیں ہے. اگر جرم و سزا کا نظام بھی موجود ہے پوری دنیا کے اندر اور ہم اپنے آپ کو اسلامی جمہوری ریاست کلیم کرتے ہیں تو پھر ہمیں اسلامی سزاؤں کو لاگو کرنے کے اندر کسی قسم کی ہیزیٹیشن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ ان کا مقصد جو ہے معاشرے کے اندر ظلم یا تشدد کو بڑھانا نہیں ہے بلکہ معاشرے کے اندر مجرموں کی بہتری کرنا ہے. مسلم لیگ کاف کے مرکزی صدر چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی اور قتل پر سخت قانون لائے جائیں. مسلم لیگ کاف ان کی بھرپور حمایت کرے گی. بیان میں چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ وہ دوسری جماعتوں کو بھی سخت قوانین پاس کرنے کے لیے قائل کریں گے. وزیر اعظم عمران خان ہائی کورٹ سے خصوصی عدالتوں کے قیام کی استدعا کریں تاکہ سنگین جرائم کا مقدمہ اور فیصلہ ایک ہفتے میں کیا جا سکے. مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کر دیا. سینیٹر مشاہد اللہ نے کہا ہے کہ ملک حالت جنگ اور حکومت حالت بھنگ میں ہے. حکومت کہتی بھنگ کی ایکسپورٹ کریں گے. کوکین چرس بھنگ کے علاوہ اس حکومت کا ذکر کوئی نہیں. عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے چرس اور بھنگ کے دلاسے دیے جا رہے ہیں. موٹر وے پر زیادتی کا واقعہ نہیں ہوا تو رنگ روڈ پر ہوا. رنگ روڈ پر واقعہ ہوا تو اس کا ذمہ دار سی سی پی او لاہور ہے. اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. منشیات کی دلدادہ حکومت ہے یہ اور اسی لیے یہ بہت سارے کام کر نہیں پاتی اور ہر کرمنل کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. اس طرح سے سی سی پی او کو انہوں نے سپورٹ کیا. میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ کل وہ جو وزیر ہے اس نے کہا جو موٹر وے پہ واقعہ نہیں ہوا, موٹر وے پہ نہیں ہوا تو رنگ روڈ پہ ہوا. رنگ روڈ کا ذمہ دار سی سی پی او اور موٹر وے کا وزیر ہے جو 4 دن بعد ہی آیا تھا. جو وہ مظلوم عورت ہے جس کے بچوں کے سامنے ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی دل دہلتا ہے, اس کی حمایت میں بولتے. مجھے افسوس ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سینیٹر تھے وہ اس کے حق میں بول رہے تھے سی سی کہ وہ بڑا اچھا افسر ہے. بھنگ کی انہوں نے کہا ہم ایکسپورٹ کریں گے, چرس کی ایکسپورٹ کریں گے. ان کے وزیر نے کہا, میں نے تو نہیں کہا. چاہے وہ دوائیوں کے لیے ہوگا کسی. یہ پاکستان کی ہسٹری میں مطلب کہ یا کٹا ہے یا بھینس ہے یا دودھ ہے یا مطلب کہ کوکین ہے یا چرس ہے یا مطلب کہ بھنگ ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ نے ذکر سنا ہے اس حکومت کا 2 سال میں؟ تو پھر حالت بھنگ میں ہی ہوئی نا. ملک حالت جنگ میں ہے اور حکومت پاکستان حالت بھنگ میں ہے. اپیل پر سماعت ہوئی اور عدالت نے نواز شریف کے سرنڈر کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی. درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. اسی معاملے پر بات کرتے ہیں. احتشام کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. احتشام بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے العزیزیہ ریفرنس میں جو میاں نواز شریف نے سزا کے خلاف اپیل دائر کی تھی اس پر عدالت نے نواز شریف کو, اب چونکہ ان کو عدالت نے ضمانت دی تھی, اب ضمانت ختم ہونے پر نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا ایک موقع دیا گیا تھا. عدالت نے طے کیا تھا کہ 15 ستمبر کو نواز شریف عدالت میں پیش ہوں. اس سے قبل 10 ستمبر کی تاریخ تھی. اب جو آخری ان کو پیش ہونے کا موقع دیا گیا تھا اس کے بعد خواجہ حارث نے ایک نئی درخواست, متفرق درخواست اسی کیس میں دائر کی تھی کہ نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا جو حکم ہے اس پر عدالت نظر ثانی کرے. اس پر آج دلائل ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی نواز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست ہے وہ بھی خواجہ حارث کی جانب سے دائر کی گئی تھی. دلائل جو تھے اس میں جو پروسیکیوٹر نیب ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ نواز شریف کو عدالت نے مخصوص وقت کے لیے ضمانت دی تھی, سزا معطل کی گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے اس عدالتی آرڈر پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کیا, جس کے بعد ان کی ضمانت ختم ہو چکی ہے. نواز شریف کو مفرور قرار دیا جائے جبکہ ان کی جو اپیل ہے اس اپیل کو بھی مسترد کیا جائے. تو عدالت میں اس حوالے سے عدالتی فیصلوں کی جو نظیریں ہیں وہ دی گئیں, حوالے دیے گئے. اس کے بعد خواجہ حارث جو کہ نواز شریف کے وکیل ہیں انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس میں یہ کہا گیا کہ نواز شریف لندن میں زیر علاج ہیں
सूरत-ए-हाल ऐसी बन गई है कि नवाज शरीफ का हाल वतन वापस नहीं आ सकते। कोरोना वायरस की वजह से उनका जो इलाज होना था उसमें कुछ ताखीर हो गई, लेकिन उनकी दिल की सर्जरीज होनी है। 3 मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत के सामने रखी गई, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये रिमार्क दिए कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान में थे तो उनका इलाज भी हो रहा था, उनका ख्याल भी रखा जा रहा था, लेकिन जब वो बैरून मुल्क चले गए उनका इलाज भी गुज़िश्ता 8 महीने से नहीं हो रहा, लेकिन वो वहाँ पर रह रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल जो है वो इस केस को गंभीर बना देती है, जिस पर ख्वाजा हारिस का ये कहना है कि नवाज शरीफ वहाँ फंस कर रह गए हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स ही अदालत के सामने हम पेश कर सकते हैं, जो कि अदालत को बताएंगी कि नवाज शरीफ बीमार हैं और उन्होंने इलाज कराना है, और इलाज कराने के बाद नवाज शरीफ अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। जो मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत के सामने रखी गई उस पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से यह एतराज किया गया कि नवाज शरीफ 8 महीने से ज़ायद अरसा हो गया है लंदन में ज़ेर इलाज हैं, लेकिन वो अस्पताल तक नहीं गए, चेकअप नहीं कराया, ज़ेर इलाज अस्पताल में नहीं है। जो कंसल्टेंट हैं जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गई उस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये एक कंसल्टेंट हैं जिसकी रिपोर्ट अदालत के सामने पेश कर दी गई है। अस्पताल हुकाम ने ये कहा, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। काबीना ने ECC के 2 सितंबर के फैसलों की तौसीक कर दी। मशकूक पायलट्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। विफाकी काबीना में आईनी तरमीम बिल 2020 पेश किया गया। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के CEO की तैनाती भी कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए ECC ने जो 2 सितंबर के इजलास में फैसले किए थे उसकी बाकायदा आज वफाकी काबीना ने तस्दीक कर दी है। वफाकी काबीना में आईनी तरमीमी बिल 2020 भी पेश किया गया, जिसके तहत सेनेट इजलास का तरीकाकार ओपन करने की मंजूरी दी गई है। पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट्स के जजों की तैनाती की भी मंजूरी दी गई है। दोहरी शरीयत के हामिल अफराद को इलेक्शन लड़ने का हक दे दिया गया है। इन अफराद को इलेक्शन लड़ने के बाद अगर ये कामयाब होते हैं तो हल्फ उठाने से पहले दोहरी शरीयत छोड़नी होगी। इस्लामाबाद में जदीद जेल की तामीर के लिए मास्टर प्लान में तरमीम की भी मंजूरी दे दी गई है, जबकि इंटेलिजेंस ब्यूरो को प्लॉटों की अलॉटमेंट का मामला मौखर कर दिया गया है। मशकूक पायलट्स जो थे PIA के, उनके तमाम के लाइसेंस मनसूख करने की मंजूरी दे दी है वफाकी काबीना ने, जबकि लाहौर मोटरवे का जो वाकया था वो भी आज वफाकी काबीना में जेरे बहस रहा और काबीना अरकान ने जिनसी दरिंदों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा किया और कहा कि फौरी सजाएं देकर ही इस कबीर फैल को रोका जा सकता है। वजीर आजम का कहना था कि ऐसे मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानून साजी की जाएगी और सख्त सजाएं भी दी जाएगी। सख्त सजाएं भी दी जाएंगी। इरफान, बहुत शुक्रिया। कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने शंघाई ताउन तंजीम के ऑनलाइन इजलास में पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर भारतीय एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। इजलास में भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे को मुस्तरद करने पर अजीत डोवल की सिफारती सतह पर हद तक आमेज सुबकी हुई। इजलास में भारत की जानिब से पाकिस्तान के सियासी नक्शे पर एतराज़ किया गया कि इसमें पाकिस्तान ने अपने इलाकों के तौर पर खुद मुख्तार हिंदुस्तानी खित्ते दिखाए हैं। भारतीय एतराज़ के जवाब में डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा, बैनुल अक़वामी कानून के तहत हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर के बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़े इलाके को हिंदुस्तान के हिस्से के तौर पर दावा करने का कोई कानूनी हक नहीं है। नए जारी करदा सियासी नक्शे में हिंदुस्तानी सरजमीन का कोई हिस्सा शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि नया सियासी नक्शा पाकिस्तान के हकूक़ और कश्मीरी अवाम की उमंगों की नुमाइंदगी करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। फैसला महफूज किया गया और नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी अब जारी कर दिए गए। एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम, एक बड़ा फैसला आया है और नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी अब जारी कर दिए गए हैं, मजीद डिटेल्स बताएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। अदालत ने जो नवाज शरीफ को अल अजीजिया रेफरेंस में जो उनकी अपील थी उसमें जमानत दी थी, 8 हफ्ते की जमानत थी, मखसूस वक्त के लिए दी गई थी। तिब्बी बुनियादों पर अदालत ने जमानत दी थी, जिस फैसले पर अमल दरामद करना था और नवाज शरीफ को अदालत ने यह हुक्म दिया था कि जब 8 हफ्ते की जमानत मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अदालत के सामने वो सरेंडर करेंगे, जिस पर अमल नहीं हुआ। बल्कि दूसरी सूरत ये थी कि नवाज शरीफ पंजाब हुकूमत से रुजू करें। उन्होंने पंजाब हुकूमत से रुजू किया और पंजाब हुकूमत ने उनकी जमानत की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तरद कर दी और उसमें तोसी नहीं की, जिसके बाद अब नवाज शरीफ ने अदालत के सामने सरेंडर करना था।
अब अदालत ने जब समाअत की तो नवाज शरीफ को पहली समाअत पर सरेंडर करने का हुक्म दिया। दूसरी समाअत पर आज अदालत ने यह तय करना था कि नवाज शरीफ के जो जमानत है उसका इस वक्त क्या स्टेटस है। तो ख्वाजा हारिस ने एक दरखास्त दायर की थी जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि नवाज शरीफ को सरेंडर करने का जो हुक्म दिया गया है उस फैसले पर नजरसानी की जाए। अब नजरसानी की दरखास्त भी, उस पर भी फैसला कर दिया गया है और नवाज शरीफ की हाजिरी से इस्तिस्ना की जो दरखास्त है वो भी मुस्तरद कर दी गई है। अदालत ने मियां नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने के मुतलका हुकाम को हुक्म दे दिया गया है। ये भी बताएगा, समाअत जारी थी और ख्वाजा हारिस की जानिब से जैसे कि आपने बताया कि दरख्वास्त भी दायर की गई थी, नजरसानी की दरख्वास्त भी थी और अदालत से इस्तिस्ना की भी दरख्वास्त थी जिसको मुस्तरद किया गया। तो दलाइल क्या पेश किए गए थे ख्वाजा हारिस की जानिब से, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स जो ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स थी नवाज शरीफ की वो भी जमा करवाई गई थी, तो अदालत के इस हवाले से रिमार्क्स क्या थे? देखिए, ख्वाजा हारिस के पास एक ही ग्राउंड था जिसमें उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ शदीद अलील हैं, वो लंदन में जेरे इलाज हैं, इसलिए वतन वापस नहीं आ सकते। जब वो वतन वापस नहीं आ सकते तो वो अदालत में भी पेश नहीं हो सकते। नवाज शरीफ को वक्त दिया जाए, उनको इश्तिहारी उनको सरेंडर करने का हुक्म ना दिया जाए और मफरूर भी करार ना देते हुए उनको दोबारा वतन वापस आके अदालत के सामने पेश होने का वक्त दिया जाए। बसूरत दीगर नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में उनके नुमाइंदे के जरिए अपील पर समाअत की जाए और मेरिट पर फैसला कर दिया जाए। ठीक है, तो शाम हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने। सलीम बुखारी साहब, एक बड़ा फैसला आया है और नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स भी जमा करवाई थी, नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर की गई थी और इसके अलावा उन्होंने इस पे ये कहा भी था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है और ख्वाजा हारिस ने भी यही दलाइल जो थे वो अदालत में पेश किया। उसके बावजूद ऐसा फैसला आना, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, एक तरह से तो तवक्को की जा रही थी कि शायद इसी तरह का फैसला आएगा, इसलिए कि जो रिक्वायरमेंट्स थी उस सारे एग्रीमेंट की जिसके तहत वो यहाँ से तशरीफ ले गए थे इलाज की खातिर, उनमें बहुत से लूप होल रह गए, बाकी बाकायदा रिपोर्टें नहीं आई हैं और बहुत सारे जवाब जो हैं वो पेश किए गए हैं उसके हवाले से। अब तो वो जो रिपोर्ट्स थी जिनकी बुनियाद पर उनका बाहर जाना ठहरा था उसके अंदर भी नुक्स निकाले जा रहे हैं। खुद अपनी पंजाब हुकूमत अपनी ही रिपोर्टों को डिनाई कर रही थी, तो लगता यही था कि ये दरखास्त उनकी जो है ये मुस्तरद हो जाएगी। इसके बावजूद कि ख्वाजा हारिस ने आज अदालत में ये प्रेसिडेंट पेश किया है कि जनरल मुशर्रफ के केस में भी उन्हें इश्तिहारी भी करार दे दिया गया था, इसके बावजूद उनके वकील ने वो मुकदमा लड़ा था और उनको इस्तिस्ना दे दिया गया था। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो है ये इस एतबार से काफी गंभीर है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है वो तो डटी हुई इस मौक़िफ़ पे दिखाई देती है कि जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होगा वो वापस नहीं आएंगे। अब ये उनको वापस जबरदस्ती लाने का क्या तरीकाकार होगा, क्योंकि ऐसे कवानीन तो मौजूद नहीं है। हमने देखा अल्ताफ हुसैन के ऊपर 48 मर्डर केसेस थे, टेररिज्म के केसेस थे, तमाम तर कोशिशों के बावजूद खत भी लिखे गए, स्कॉटलैंड यार्ड को भी लिखा, होम ऑफिस को भी लिखा, लेकिन उनकी वापसी मुमकिन नहीं हुई। फिर उसके बाद इसहाक डार साहब वो वहाँ लंदन में बैठे हुए हैं, उनके लिए भी बेपनाह कोशिशें हुई, इसी तरह से उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुए। तो वो आते हैं या नहीं ये देखना होगा। और मैंने जैसा कहा कि इस तरह की कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान नहीं है जिसके जरिए फोर्सफुली किसी को वापस भेजा जा सके। तो अब मेरे ख्याल से थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून की यहाँ की लीडरशिप इस पर कैसे रिएक्ट करती है और नवाज शरीफ के वकला जो है अगला क्या कदम, क्या वो इसके खिलाफ अपील में जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में या नहीं जाएंगे, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा इससे पहले कि हम सब कुछ ये जान सकें। ठीक है, सलीम बुखारी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाजरीन को बताते चलें कि नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई, जिस पर फैसला महफूज किया गया था वो सुना दिया गया। सरेंडर करने के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त पर यह महफूज फैसला था जो कि सुनाया गया है और नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट भी नवाज शरीफ की अदालत में जमा करवाई गई थी। ख्वाजा हारिस ने इस पर दलाइल भी दिए, लेकिन ये फैसला सामने आया है कि नवाज शरीफ के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा चुके हैं। सलीम बुखारी साहब से दोबारा बात करते हैं। सलीम बुखारी साहब, जैसा कि आपने कहा कि बरतानिया के साथ पाकिस्तान की कोई ट्रीटी नहीं है कि वहाँ से जो मुजरिम या मुलजिम है उनको वापस बुलाया जा सके, तो क्या कहेंगे जो वज़रा, वज़ीर आज़म या दूसरे वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा के बयान आते हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, क्या वो सिर्फ सियासत की हद तक ही हैं? देखिए, मेरा ख्याल है इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये सारा कुछ है तो सियासत का ही काम।
اس لیے کہ ایک تصویر ان کی کہیں چہل قدمی کرتے ہوئے آ جائے یا کہیں ریسٹورینٹ میں کافی پیتے ہوئے آ جائے تو یہاں ایسے لگتا ہے جیسے قیامت آ گئی ہے. پوری کی پوری صوبائی قیادت, پوری کی پوری نیشنل لیول کی قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی لگ جاتی ہے اس کے اوپر بیان بازی, اور ایک صبح سے شام تک چاہے ٹی وی ٹاک شوز ہوں, چاہے ان کے ذاتی کو یعنی شارٹس ہوں, اس میں لگ جاتے ہیں وہ. تو یہ ہے تو سیاست, لیکن بہرحال کیونکہ اب عدالتیں اس میں انوالو ہیں, قانون کی عملداری کا معاملہ ہے, تو اس معاملے کو سیریسلی لینا تو پڑے گا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف نون لیگ کی قیادت یا اس کے جو وکلا ہیں نواز شریف صاحب کے, وہ یقیناً اپیل میں جائیں گے, کیونکہ ابھی بظاہر تو کوئی امکانات نہیں ہیں نواز شریف کے واپس آنے کے. لیکن جیسا کہ یہی سب کچھ کہا گیا تھا شہباز شریف کے بارے میں, جب وہ باہر لندن میں تھے اپنے بھائی کے ساتھ یہاں سے گئے تھے, تو وہ اچانک ون فائن ایوننگ وہ وہاں سے چل پڑے اور یہاں پہنچ گئے تھے. یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اتنا ڈیرنگ فیصلہ کریں کہ وہ وہاں سے چل پڑیں اور آ جائیں 22 تاریخ سے پہلے, تاکہ وہ پیش ہو سکیں عدالت میں. لیکن جیسا میں نے کہا, اس سب کچھ کا دار و مدار اس پی ایم ایل این کی قیادت کی اگلی لائحہ عمل کیا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے, اور وکلا کیا سمجھتے ہیں کہ اپیل میں جانے سے یہ معاملہ کچھ دیر کے لیے لٹک سکتا ہے. یقینی طور پہ یہ لٹکے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس سمت میں یہ پانی اب بہتا ہے. ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب, آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب حکومت جو ہے وہ اس کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے, حکومت کی تو کوششیں جاری رہیں گی کہ ان کو جلد سے جلد واپس لایا جائے. لیکن ایک بات کا میں اس وقت ذکر کرنا چاہتا نہیں تھا, اس لیے کہ یہ عدالت کا فیصلہ ہے جس پہ ہم اس وقت اپنے تاثرات دے رہے ہیں. لیکن جن حالات میں نواز شریف صاحب باہر گئے تھے اور جن قوتوں نے ان کے جانے کے لیے راستہ ہموار کیا تھا, میرے خیال ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. میڈم نسیم زہرا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. میڈم بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, کیا کہیں گے اس پیش رفت پر؟ میرا خیال ہے کہ یہ متوقع ہے ڈیولپمنٹ, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ کہا گیا تھا کورٹ کی جانب سے کہ یہ واپس آئیں, کیوں نہیں واپس آ رہے ہیں, ان کو لایا جائے, تو جب سے ان کا ایک اپنا موقف ہے, اور جو بھی بتا رہے ہیں کہ میڈیکل رپورٹس ہیں وہ بھی آئی ہیں, اس کے باوجود کورٹ نے ایک اپنا لیا ہے فیصلہ. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ لاہور ہائی کورٹ میں بات, کیونکہ پہلے بھی کورٹ نے انسٹرکشن دی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس چیز کو اٹھایا جائے, وہاں جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہاں بھی دی جائیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے شروع سے یہ تھا کہ ایڈمنسٹریٹولی یہ پنجاب گورنمنٹ اور لاہور ہائی کورٹ کو اس پہ فیصلہ کرنا تھا, اس کو بڑھانے کا اور اس میں توسیع کرنے کا, جو کہ ان کو اجازت دی گئی تھی کہ ملک سے باہر ایک سیٹ ٹائم کے لیے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات آگے بڑھے کہ جب یہ سیاسی چیز بن گئی. ابھی میں سن رہی تھی بخاری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ یہ جن قوتوں نے واپس جن کو بھیجا تھا وہی اب اس پر آگے فیصلہ کریں گے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, کیونکہ میڈیکلی جو رپورٹس ہیں ان کے تحت ہاں ضرور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے اور مسائل ہیں بہت, لیکن یہ تو سب کو معلوم ہے, پتہ تو چل رہا ہے کہ خدا نخواستہ ہے اس طرح اتنا کوئی کریٹیکل نہیں ہے صورتحال. یقیناً بیمار ہیں اور یقیناً ان کے اسٹینٹس ہیں اور یقیناً ان کے مسائل ہیں, لیکن ظاہر ہے کورٹ نے جو دیکھا جس کی بیسس پہ وہ کہہ رہے ہیں واپس آئیں, تو یہ آئی تھنک یہ ایکسٹرا ایک میڈیکل سچویشن ہے, یعنی کہ یہ میڈیکل سچویشن نہیں ہے. اب اگر آپ کہیں کہ ایکسٹرا ایک میڈیکل سچویشن ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میڈیکل سے بڑھ کے کوئی صورتحال بنے گی جس میں کہ نواز شریف صاحب کو اجازت دی جائے گی کہ وہ باہر رہیں. تو میرا خیال ہے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ حکومت جو ہے اس نے تو اپنے تئیں فیصلہ کر لیا, اور آپ نے دیکھا 1 نہیں 2 نہیں 3 لیولز پہ پہلے ان کے منسٹرز نے کہا, پھر پرائم منسٹر نے کہا, پھر کابینہ نے کہا, پھر اب منسٹر جو ہیں شہزاد اکبر وغیرہ صاحب یہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ واپس آنا. تو حکومت نے ایک اپنا ایجنڈا آئٹم اس کو بنا لیا ہے, تو اب تو کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں, قانونی کیا کارروائیاں اور ایکسٹرا لیگل کیا کارروائیاں, وہ تو دیکھنا پڑے گا. لیکن یہ بات کہ پی ایم ایل این کے اندر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ. سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, احتشام کیانی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اس بلیٹن سے اتنا ہے, آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز.